देखोगे कि उसमें ना जो कंपोनेंट्स हैं वो है इन्वायरमेंट, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद उसमें एक कंपोनेंट है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और एक कंपोनेंट है दैट इज जियोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। सी जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी को अगर आप वहां पे अच्छे से देखोगे तो ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, इसमें लिखा हुआ है कि आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको क्लाइमेट एंड क्रॉप्स पढ़नी है, इसमें आपको रिवर्स एंड लेक्स पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, ठीक है। प्लस इसमें आपको डेमोग्राफी पढ़नी है। मतलब कंसाइज है, गिवन टॉपिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी यहां से उठाकर पूछा जाएगा, बस ये गिवन टॉपिक्स हैं, इनमें से आपको ही चीजें पढ़नी है। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, सॉरी इन्वायरमेंट की, तो वहां पे इन तीन चीजों के लिए कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, मतलब कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन स्टिल एक एंड होता है किसी चीज का, इनका भी एक एंड है कि हमें जिज्ञासा के पर्सपेक्टिव से, एंटी के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है। इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट का बेसिक्स तो पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, प्रोसेस क्या रहता है, बेसिक्स पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है, तो मोस्टली एयर पोल्यूशन जो है कंटेस्टेड टॉपिक है, न्यूज में रहता है। उसके रिलेटेड अपडेटेड चीजें, मतलब रिसेंट डेवलपमेंट्स, करंट बेस्ड चीजें सभी आपको पता होनी चाहिए। साइंस एंड टेक अगेन बेस्ड ऑन करंट अफेयर होगा, ठीक है। बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, कुछ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन साइंस से होगा, अदरवाइज टेक्नोलॉजी मतलब जो डेवलपमेंट है साइंस की रिसेंट टाइम पीरियड में, उससे क्वेश्चन होगा। मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर होगा। सपोज मैं बात करूं, परसों की रात, कल की सुबह, ठीक है, कल की सुबह यूएसए ने ईरान पे अटैक किया, ठीक है ना। उसमें एक चीज का यूज हुआ B2 बम्बर जेट्स का, है ना। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम B2 बम्बर जेट, ठीक है ना। वहां पे एक बम का यूज हुआ GBU-57A, इसको पूछा जा सकता है किस कंट्री से बिलोंग करता है। अब इससे मिलता जुलता इंडिया का एयरक्राफ्ट सिस्टम, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसे साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सोच सकता है इंसान, क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, ठीक है ना। राफेल है हमारे पास, राफेल की टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे बेसिक्स बता रहा हूं। तीसरा टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है ना, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। तो मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको 1857 के बाद दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म से पढ़ना है, ठीक है। यहां से आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री पढ़नी है फॉर योर एंटी सिलेबस, क्लियर। मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन है वहां पे, ठीक है। देन मॉडर्न हिस्ट्री कहां से, 1857 के बाद, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड देन सारी चीजें उसके बाद की कहानी टिल 1947 तक, ठीक है। ज्योग्राफी ये रही। अब मेन चीजें मैं पढ़ा रहा हूं पॉलिटी। पॉलिटी में जो सिलेबस मेंशन है, पहला तो वहां पे दो चीजें उन्होंने लिखी हैं, अगर आप सिलेबस अच्छे से देखोगे ना,
तो फर्स्ट मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा टॉपिक है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखो तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तीसरा टॉपिक उसमें है दैट इज ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। लास्ट अगर एनडी का पेपर देखो तो ह्यूमन राइट्स से एक क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट ईयर का अगर पेपर देखो तो वहां पे आपको ह्यूमन राइट्स पे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर का नहीं, लास्ट टाइम एनटी का पेपर अगर देखते हो, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में पॉलिटी के, क्लियर है। मतलब अगर देखो एनटी का सिलेबस अगर आप 36 क्वेश्चंस देखते हो, 36 क्वेश्चंस में 1 2 3 4 और ये 5 चीजें हैं। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो सबसे कम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, दोनों से मिला के 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 रख लो, ठीक है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी प्लस एक टॉपिक और है दैट इज कॉल्ड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज करंट अफेयर, ठीक है। हाँ, तो करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे। एक मिनट बताता हूँ। मतलब करंट अफेयर जो है वहां से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्स से कम 8 मिलेंगे, दोनों को मिला के 13 क्वेश्चन हो गए। कुछ मतलब प्रॉक्स लेके चलते हैं, 13 हो गए। पीछे कितने रह गए? 23 क्वेश्चन, है ना। अब जो ये 23 क्वेश्चन है ना, ये आएंगे आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, ठीक है। इन सब में अगर आप डिवाइड करो तो 7-7 8-8 क्वेश्चन बन रहे हैं सबके लिए। तो मतलब आपके पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन तो डन है सिंगल एक कंपोनेंट से। सेम ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। प्रॉक्सी लेके चलते हो तो मतलब एक मेजर कंपोनेंट है आपका पॉलिटी का जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आने, ठीक है। पॉलिटी का सिलेबस पता लग गया कि सिलेबस क्या है पॉलिटी का। अब एक चीज देखो, अगर आप इसको कंसीडर करोगे ना पॉलिटी को, तो एक चीज देखना कि पॉलिटी में जो ये पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ बुक, ठीक है ना, जिसमें मेजरली हाउ वी गवर्न द इंडियन एज अ कंट्री, हाउ वी विल गवर्न, ये सारी चीजें मेंशन है उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। खुद में अगर आप बुक देखोगे तो लक्ष्मीकांत की बुक देखी होगी कभी, एम लक्ष्मीकांत की बुक, इतनी मोटी सी बुक है, उस सारी को पढ़ के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप पीवाई क्यों देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तो वो ये बताते हैं कि पूरी पॉलिटी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से रिपीटेडली जीके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेजर पोर्शन से जीके एसएसबी क्वेश्चन ही नहीं पूछता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, बनता ही नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बात करूं, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी कैसे थी, उससे पहले क्या क्या चीजें हुआ करती थी। डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, अगर आपने देखा होगा एक्ट, काफी सारे एक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करते हैं। ओवर द इयर्स ब्रिटिशर के टाइम पे जो काफी सारे ऐसे एक्ट बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, कौंसल एक्ट 1909, 1935, उससे पहले तो वो एक्ट्स ने क्या क्या डेवलपमेंट की थी, क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी थी, जिनको आगे चल के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला,
तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी साथ में बाद में, ठीक है। दूसरा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कैसे की, क्या प्रोसेस रहा, सारी चीजें। तीसरा, नेक्स्ट आप देखोगे तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, वो रहेगा आपका फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ये। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे ना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक ओवरव्यू मिलेगा आपको फीचर जब हम पढ़ेंगे तो, जिससे आपको पता चलेगा कि सारी चीजें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में। काफी सारी चीजें उसमें हमें आगे जाके डिस्कस ही नहीं करनी है, लेकिन फीचर्स में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रीएम्बल, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद जैसे फंडामेंटल राइट्स, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, इनको लिख भी देना साथ में, ठीक है। साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्टिव पीएसपी, यहां से क्वेश्चन आता है हमेशा। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आता है। देन अगर वैसे ही आप आगे चलो तो इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ऐसे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा। अभी रिसेंटली जेएंडके रिओर्गनाइजेशन एक्ट बना हुआ है तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है एंड गवर्नर से, ठीक है। जैसे जुडिशरी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज, यहां से क्वेश्चन आता है, पंचायती राज से क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पंचायती राज हो गया, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे या तो इनको मैं समराइज करके लिख दूं अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या क्या हो गया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए हो गया। बेसिक छोटे छोटे चीजें मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से बनाता कौन है, इनकी टेन्योर क्या होती है, यहाँ जुडिशरी से क्वेश्चन आया हुआ, इससे पहले मैं बताऊंगा, पिछला पेपर खुल गया अभी, पॉलिटिक्स से क्या क्वेश्चन पूछे। ये ना एक जनरल टॉपिक्स हैं जो पॉलिटिक्स से हमेशा पूछे जाते हैं। आपको इन पे फोकस रहना है कि क्या क्या चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। क्लियर। रही बात ह्यूमन राइट्स की, तो देखो ह्यूमन राइट्स वाला जो कंसेप्ट है ना, दैट इज डिफरेंट। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज डिफरेंट। आपको ह्यूमन राइट्स यहां पे आपको पढ़ने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है आपको पता होना चाहिए इनका बेसिक यानी कि ओरिजिन, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है 1948 का, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सोशो एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। ऐसे ये चीजें कब कब डेवलप हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी। तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज हैं दैट विल बी इन द ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर, बट यूडीएचआर इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है, बट इन यूडीएचआर वी हैव नेचुरल राइट्स. The natural rights are comprehensive than the fundamental rights. We can say all the fundamental rights are natural rights. This statement can be asked. पूछी जाती है. All fundamental rights are natural rights, but not all natural rights आर फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? सारे नेचुरल राइट्स फंडामेंटल राइट्स हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं. मतलब वी कैन से इफ नेचुरल राइट्स इज अ बिगर वर्जन देन फंडामेंटल राइट्स इज द पार्ट ऑफ दिस. क्लियर? ये ऐसे पूछते भी हैं जी, कैसे आदत होती है चीजें पूछने की. ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में ज्यादा चीजें मिलेंगी पढ़ने को एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? यहां तक समझ आया? अगर पुराना पेपर देखोगे ना, हाँ, ये एनटी का पुराना पेपर है जो इससे पहले हुआ था नायब तहसीलदार का. ठीक है, देखो इसको देखोगे, ये भी 120 नंबर का था. वहां पे भी इंग्लिश थी, यहाँ पे भी इंग्लिश है, बट मैंने कल आपको पहले भी बोला है कि इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंग्लिश नहीं कर पाओगे तो एनटी में नहीं जा पाओगे. क्या पहले से क्लियर है कि अब देखो इंग्लिश यहाँ 20 नंबर की थी आई थिंक, और यहाँ 20 मार्क्स की थी. अभी आपको 24 मार्क्स की आने वाली है. सी जनरल स्टडीज थी, देखो क्वेश्चंस इजी आए थे उस टाइम पीरियड में, अब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते. लेकिन फिर भी देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से. ठीक है, देखना दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अलग से टॉपिक था. ठीक है, अभी जीएस का ही पार्ट है, तब अलग से था. पहला ही क्वेश्चन है, एज ऑफ 31 ऑफ दिसंबर 2017 2017 तक व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है. तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने आपको जुडिशरी बताया, वहां से क्वेश्चन आया हुआ. एज सच तब भी वही थी, अभी भी यही है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज रेफर्ड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये आप पढ़ोगे तो विल नॉट कनेक्ट की क्या चीज हो सकती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 6, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 पता क्या कहता है. इट इज एक्चुअली, दिस आर्टिकल इज एक्चुअली रिलेटेड टू सिटीजनशिप. द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप has been taken from Government of India Act 1935. जब हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा. Hence what should be the answer? हाँ, D should be the answer. ऐसे डायरेक्टली हमने पढ़ा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप. ठीक है, 6 भी आपको याद नहीं है, बस इतना याद है कि 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल 6 भी सिटीजनशिप के बारे में ही बात करेगा. ठीक है ना. तो ये एक्ट जो है वो किसके जो है वाज रेफर्ड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसकी बात कर रहा है. ठीक है ना. जब आप पढ़ोगे आपको क्लियर होगा. हियर आंसर शुड बी, अगर आप देखोगे ना प्रॉपर्ली, हियर आंसर शुड बी दिस आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948. बिकॉज आर्टिकल 6 बात करता है कि 1948 के अकॉर्डिंग जो है वो सिटीजनशिप मिलनी चाहिए.
जब तक ये एक्ट नहीं बना था, जब तक 1948 का एक्ट नहीं बना था, उससे पहले वाले जो लोग थे इंडिया में रहते थे, उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, दे कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स फॉल्स in which of the following list? It is actually the making of constitution. When we talk about the features of Indian constitution, तो वहां पे हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में, डिफरेंट शेड्यूल्स के बारे में। उसमें वहां पे एक टॉपिक आएगा शेड्यूल 7, वहां पे आप देखोगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये वहां पे लिस्ट होंगी, तो वहां पे आप पढ़ सकते हो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहां पे था। वैसे अभी रेलेवेंट है नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी जो है उनको भी चेंज कर दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे अगला क्वेश्चन, सी अगला क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इफ इट इज आवर ड्यूटी देन इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया हुआ। द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर आई थिंक 1950, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, वैसे रेलेवेंट नहीं है आर्टिकल 370, but article 370 of the Indian constitution is related to which of the following state? It is not relevant now, ठीक है। which of the following article of Indian constitution deals with the right to freedom of religion? 25, 28, ठीक है। फंडामेंटल नहीं, डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, नो नीड टू कि हर एक आर्टिकल को डेप्थ में पढ़ो, बस आपको ऐसे आर्टिकल 12 से लेके एटलीस्ट 6 से लेके 51 तक आर्टिकल में थोड़े पता होने चाहिए, जस्ट हर एक आर्टिकल के बारे में। सी मैं बात करूं, आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट क्या होती है, आर्टिकल 13 बात करता है कि जुडिशरी हैज द पावर टू सब्डक्ट और किसी भी लॉ को जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है इफ दैट लाइज अगेंस्ट द Constitution of India, means judiciary has the power to judicial review, to take judicial review. Article 14 talks about equality, 15 talks about equality, 16 talks about equality. 15 की बात करें तो based on discrimination, 16 की बात करें तो based on jobs, ठीक है ना, opportunities, 17 की बात करें, 18 की बात करें, तो आपको ऐसे 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 आर्टिकल पता होने चाहिए, वन लाइन में हिंदी में पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल एक्चुअली इसके रिलेटेड बात करता है। जैसे मैं बात करूं, ऐसे आर्टिकल 16 की बात करूं तो 5 सब आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, 5 वर्ड्स हैं, सबकी जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आर्टिकल 16 बात करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज की, वहां पे इक्वलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उसका 2 पार्ट आपको लास्ट के याद होने चाहिए जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, जैसे 10% ईडब्ल्यूएस मिलती है तो वो कौन से सेक्शन में, इतना सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फ्रॉम विच डेट डिड आर्टिकल 370 बिकम ऑपरेटिव? बोलो। आई थिंक सी, ठीक है, बाद में हुआ था, शुरू में नहीं आया था। दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? सिंपल है, ठीक है। विच एज, पार्ट 4 इज द आंसर। विच एज ग्रुप हैज द राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे उस टाइम पर, ठीक है ना। Here 4 to 14 या 6 to 14 दोनों में से एक होगा, ठीक है। 6 to 14 is the answer. Which of the following article of Indian Constitution deals with the right of citizens of persons who migrated to India from Pakistan? तो जब सिटीजनशिप आप पढ़ोगे देन यू विल नो कि कौन सा आर्टिकल है, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो इंडिया वापस आ गए पाकिस्तान से, ठीक है, उनको सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल के अंदर मिलेगी? सिटीजनशिप से 2 क्वेश्चन थे वहां पे। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप 9, ठीक है। सी which article of Indian Constitution provides right to minorities to establish educational institutions? Article 29, ठीक है।
Which article of Indian Constitution empowers the Parliament to make provisions for elections of the legislature? ठीक है, which of the following falls under the state list? पीछे भी क्वेश्चन था यहां से. Bankruptcy and insolvency, public health, sanitation, hospitals and dispensaries, insurance, population control and family planning. इनमें से कौन सा है? Which schedule of Indian Constitution deals with the center state concurrent list? तीन क्वेश्चन सिंगल टॉपिक से डाल दिए. अभी ऐसा नहीं होने वाला. अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मोस्टली आर्टिकल से पूछा था. अगर क्वेश्चन में बताऊं ना कैसा आने वाला, मैं बताता हूं. ये वाला पेपर ऐसा आने वाला आपका. अगर आप देखोगे अब पेपर कैसा आने वाला है. ये पटवारी का पेपर है, रेवेन्यू का 2024 में मार्च में पेपर हुआ था. आई थिंक मार्च से थोड़ा पहले. देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे. सी ऐसा क्वेश्चन आएगा. द टर्म अपभ्रंशा वाज यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट व्हाट. डेप्थ में क्वेश्चन है. ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चन देखते हैं. कोई मलेरिया से क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्वाइन है. ठीक है, एनपीसीआई से क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन. देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो. क्योटो प्रोटोकॉल को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, वीना कन्वेंशन को, बेसल कन्वेंशन को. एनवायरमेंट से ऐसा क्वेश्न आएगा. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेटेड इन इंडिया. कहां पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे हो सकता है? लद्दाख में. ठीक है ना. गलत आंसर है वैसे लद्दाख, नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स. मैंने पहले भी बात की थी, ऐसा ही होने वाला है. ठीक है, अगला देखो. सारे क्वेश्चन जो है, ये मणिपुर इशू चल रहा था तो बोरो से क्वेश्चन आ गया हुआ. बोरो से. ठीक है, बेसिक एरियाज, डैम्स एंड रिवर से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, ज्योग्राफी का सेम सिलेबस है तकरीबन. देविका रिवर जम्मू कश्मीर वाली, ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, सी फिजिक्स से क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से. इंडियन सॉवरेनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश डैश नॉटिकल माइल्स. बेसिक है वैसे 12 नॉटिकल माइल्स होती है, लेकिन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है. ठीक है, ओल्डेस्ट लैंड मास, डून्स क्या होते हैं. देखो क्वेश्चन ये भी फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन है. डून्स क्या होते हैं? डून्स आर एक्चुअली फर्टाइल प्लेन्स एट द फुटहिल्स, नो माउंटेन प्लेन्स, डीप वैलीज, ग्लेशियल वैलीज. दीज आर कॉल्ड डीप वैलीज. डून्स होते हैं उसके डेजर्ट के बने हुए. ठीक है ना. अच्छा आगे चलो. पॉलिटिकल क्वेश्चन. सुंदरवन, सी ड्रैगन 2, G20 होस्ट, कोस्टलाइन, चीफ जस्टिस ऑफ अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑफिस. टफ क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट. ये जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है. मून रिवर किसको कहते हैं? ठीक है, देव डायनेस्टी, जम्मू की डायनेस्टी है ये. मैं जम्मू कश्मीर में पढ़ाऊंगा खुद से अगले महीने, फिर नेक्स्ट मतलब अगस्त वाले मंथ में. ठीक है, ये सारे जेएंडके से क्वेश्चन है. बनियाल काजीपुर सेक्शन वाला टनल, जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, देख लो ये सारा जेएंडके से क्वेश्चन पूछे गए. कुछ क्वेश्चन देखोगे आप, हर एक क्वेश्चन थोड़ा वेटेज वाला है. हर एक क्वेश्चन चाहता है कि डेप्थ में आपको चीजें पता होनी चाहिए. तो मतलब थोड़ा सा पेपर टफ आता है. ठीक है ना. फैक्चुअल चीजें काफी सारी. पोस्टल जोनल कोड इन इंडिया का है. जम्मू कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोनल कोड में पड़ता है? जोन कौन कौन से. ठीक है, ये सारे के सारे. जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया हो. ठीक है, ये इंग्लिश आ गई. फिर ये सारी इंग्लिश है. ठीक है, कंप्यूटर आ गया. ठीक है ना. कंप्यूटर भी आपसे ऐसे पूछा जाएगा. ये आगे रीजनिंग बाद में. एक्चुअली पॉलिटी नहीं थी इसमें, फिर पार्ट ही नहीं था इसका. यस, इसमें पॉलिटी पार्ट नहीं था, बट इस बार है तो पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे. बट यू कैन सी ना कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, है ना. इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आइडिया कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. सी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन.
दिस कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ ठीक है, कुछ और? कुछ भी मतलब आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ रूल बुक. नथिंग बट अ रूल बुक. ठीक है, एवरीवन मस्ट एडहेयर टू द बुक. ठीक है, एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट द बुक. एवरीवन मस्ट वर्क और मस्ट डू एनीथिंग दैट इज एक्चुअली विद इन द बुक. देन वी कैन से कि एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको जिनको सब लोगों को मानना होता है. स्पेसिफिकली वो लोग जो सोसाइटी में, जो कंट्री में पावरफुल होते हैं. ठीक है ना, पावरफुल लोगों के ऊपर एक टाइप का चेक है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते. अगर आप जाओगे तो मतलब आप इस बुक की रूल्स के क्या कर रहे हो, उनको तोड़ के अगेंस्ट उनके काम कर रहे हो. देन वी कैन से इट प्रोटेक्ट्स the government to become authoritarian. It protects the government to become authoritarian. ठीक है, means it creates a limited government, है ना, a limited government means a government which is actually limited by the constitution, by the rule book. Hence we can say constitution is nothing but the rules and regulations to how to govern a society, a family, a country or the world. ठीक है, it is a rule book. Means if you are governing, if you are working within the preview of some authority, that means you are respecting that authority. You are bound to work within that authority. If you are breaching the rules of that authority, that will give or that will give you a punishment. See, same thing happened with the constitution. गवर्नमेंट जो है वो काम करती है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रह के. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करती है, गवर्नमेंट को एक मैंडेट दिया जाता है कि आपको इस मैंडेट पे काम करना है, ये चीजें आपके पास है, इस पे काम करना है. गवर्नमेंट उन मैंडेट को लेके काम करेगी और जब वो मैंडेट से बाहर जाने की कोशिश करेगी, देयर इज अ चेक क्रिएट होगा, दैट इज इन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी इज देयर. जुडिशरी उनको रोकेगी कि आप ये चीज नहीं कर सकते. इट इज एक्चुअली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड यू कैन नॉट ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन. You need to work within the limits of the constitution. ठीक है ना, and constitution means the rule book of the country which actually protects the government of the country to become authoritarian. ठीक है, this is the exact definition of the constitution. Clear? The oldest constitution of world is American Constitution. I think 1675 में बनी है. ठीक है, and the largest constitution of world is Indian Constitution. Oldest one is American and the largest one is Indian Constitution. ठीक है, यहां तक समझ में आया? What is the concept of Indian Constitution? When we talk about Indian Constitution, ठीक है, एक्चुअली इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर रही है ना.
कब से 1757 के बाद, ठीक है, टिल 1947 तक, ठीक है, 1947 तक, जिसमें हमने काफी सारी चीजें देखी, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, जैसे कि हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। फ्रीडम स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ? 1857 से। देखो, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तब इंडिया एक नेशन नहीं था। नेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक्चुअली मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब वननेस, एकता की फीलिंग। यार, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हम सब लोग इंडियन हैं। एकता है, फीलिंग ऑफ वननेस है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पीस ऑफ टेरिटरी, कि हम इस टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत। ये चीज, इंडिया की जो नेशनलिज्म है, ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब स्टार्ट हुई 1857 में, उसके बाद आने लगी। उससे पहले फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ना वो थे, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, राजा महाराजा थे, और वो अपने रिस्पेक्टिव जो उनका यूनिट होता था टेरिटरी का, वो उसके लिए लड़ते थे। झांसी रानी झांसी, मुगल्स, मुगल्स का तो फिर बहुत बड़ा था, ठीक है ना। जितने आप देख लो तांत्या टोपे, या तो रानी झांसी, या तो बाकी वाले जो बंगाल वाला रीजन था, महाराष्ट्र वाला रीजन था, वहां पे मराठास अपने लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। पंजाब में सिख अपने 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 सिखिज्म को, पंजाब को बचाने की बात कर रहे थे। दे डोंट हैव एनी कंसर्न इनिशियली अबाउट द बिग कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, कि हमें इंडिया को बचाना है। बट लेटर ऑन नेशनलिज्म राइज हुआ। जब नेशनलिज्म राइज हुआ तो एक चीज आने लगी कि काफी सारे लोग इकट्ठे हुए, और स्पेसिफिकली 1930 के बाद, 1930 के बाद एक चीज आई, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पीरियड में जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स थे, जिनको मिडिल क्लास इंटेलिजेंथास बोलते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग जो पढ़ लिख के अब बाहर की कंट्री में जाने लगे थे, उन्होंने बाहर की कंट्री में जाके वहां पे देखा कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ राइट्स, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने इंडिया में आके भी ये चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहा। बट वी आर इन द एट दैट टाइम अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स के थे। तो इनिशियली इन 1934 में, 1934 में, 1934 में फर्स्ट टाइम अ पर्सन केम अप विद एन आइडिया। सी 1934 में क्या हुआ, उससे पहले 1934 से पहले अगर मैं बात करूं, इट इज इन 1897 में बाल गंगाधर तिलक है। हाँ, ये यहां से करते जाओ, ऊपर भी लिखना अगर लिखा आपने तो है नहीं कुछ ज्यादा। जैसे ये आपको इंपॉर्टेंट है टर्म्स दोनों, लार्जेस्ट फर्स्ट, ये तो जैसे रूल बुक होता है, ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने वैसे, ये तो सिलेबस है, ये तो सिलेबस की मैंने, हाँ ये लिखना जरूरी है।
हो गया। ठीक है, यहां तक था। देखो 1987 में पहला पर्सन था बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बात की कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पहले कोई पर्सन पूछा गया तो पहले ऐसा कौन पर्सन था जिसने कहा था कि इंडिया का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। 1897 में इसने बात की थी। ठीक है, फिर लेटर ऑन इन 1934 में एम एन रॉय वाज अ पर्सन। एम एन रॉय एक्चुअली ही वाज अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट इज एक्चुअली an ideology. ठीक है, he is a communist. He first time he put forward an idea that there should be a constituent assembly. There should be a constituent assembly होनी चाहिए। See, constituent assembly मतलब a group of individuals, a group of individuals who actually works to make a constitution for the country. उसने कहा कि एक ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, एक ग्रुप फ्रेम करो। देखो ये कैसी डिमांड थी? ये डिमांड है अंग्रेजों के सामने कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसको इंडियंस बनाएंगे आपस में जुड़ के, एक ग्रुप ऑफ द पीपल्स जो बनेंगे, एक असेंबली बनेगी, वो फिर इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के ऊपर रूल होना चाहिए, नॉट इन आर्बिट्रेरी वे में जैसे तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम एम एन रॉय वाज द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ दिस कंसेप्ट कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, बट इट इज नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ना, इट इज अ पर्सन, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर एम एन रॉय, who talked about there should be a constituent assembly who will actually make the constitution of India, and then India will be governed according to the constitutions. In 1935, Indian National Congress officially demanded the formation of constituent assembly. ठीक है, because INC at that time is a leading party of India. It is an organization which actually बात करती थी कि अगर इंडिया की बात करता है अंग्रेज तो इंडिया में सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो थी उस टाइम पीरियड में आईएनसी थी। तो आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, इट इज विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि फर्स्ट पर्सन हु गिव द कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एम एन रॉय एंड द कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935। सी, कांग्रेस की ये एक डिमांड थी, क्या अंग्रेज इसको मान के तैयार थे? नो, ब्रिटिशर्स इसको कंसीडर नहीं करते थे कि यार क्या रॉबिश, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर रूलिंग फ्रॉम द सेंचुरीज। ठीक है, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी विल मेक डिफरेंट रूल्स, देन एंड देन बाय अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स द कंट्री विल बी गवर्न्ड। मींस वेयर आर वी, हम कहां हैं? ठीक है, उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया स्टार्टिंग में। लेकिन आपने देखा होगा कि टाइम पीरियड था 1939 का, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का राइज हुआ, स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बट गया, एक बहुत बड़ी वॉर थी वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है ना, वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बट गया। इस टाइम पीरियड में एक कंसर्न था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि यहां पे कौन था? हिटलर ना, ब्रिटिश में नहीं बल्कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने वाला हिटलर है ना। तो हिटलर
नाजिज्म, यहां पे नाजिज्म का राइज हो रहा था। ब्रिटिश जो एलाई ग्रुप्स थे ब्रिटिश के, जैसे यूएसए था, लेटर ऑन रशिया बना, चाइना हुआ, यूके था, फ्रांस था, बाकी कंट्रियां थी, ठीक है ना। इन कंट्रीज ने क्या किया, हिटलर ने इन कंट्रीज को ना थोड़ा सा लॉस डाल दिया था, मतलब शुरू में ये कंट्री जो थी वीक पड़ रही थी, ठीक है। यहां जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होती है तो ब्रिटिश ने बिना पूछे डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो भी वर्ल्ड वॉर का पार्ट है, बिकॉज इंडिया इज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम, और ब्रिटिश के अंडर इंडिया था। तो उन्होंने इंडिया के जो टॉप मोस्ट लीडर्स थे उस टाइम पीरियड में, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको कंसर्न में लिया ही नहीं, उसको पूछा ही नहीं, बस खुद से डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो ब्रिटिशर ने उनके इस ऑर्डर को, इस आइडिया को, इस ऑर्डर को डिक्लाइन किया, बोला कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। टिल नाउ आप हमारी बात पहले मानो, अगर आप हमारी बात मानते हो देन वी विल सपोर्ट यू इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और यहां से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो ब्रिटिश अलाई थे, मतलब ब्रिटिश के जो अलाई थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हार रहे थे इनिशियल स्टेजेस में। अब ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर था उनके अपने अलाइज का, यूएसए लाइक, कि आपको इंडिया की सपोर्ट जितना जल्दी हो सके वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लेनी चाहिए, ताकि इंडिया के पास जो थे वो ह्यूमन पावर बहुत ज्यादा थी, मतलब मैनुअल ह्यूमन पावर बहुत ज्यादा लोग थे आर्मी में। इंडियन जो थे ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे जॉब करते थे। जब उनको कॉल मिली कि इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उन्होंने डिनाई कर दिया, हम वॉर का पार्ट नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे। तो इनको प्रेशराइज किया गया कि आप इनको क्या करो, सपोर्ट लो इंडिया की। हेंस 1940 में ब्रिटिशर इंडिया में एक ऑफर लेके आए, दैट इज कॉल्ड अगस्त ऑफर। वैसे अगस्त ऑफर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या था। अगस्त ऑफर में पहली बार उन्होंने कहा कि आप हमें वॉर में सपोर्ट करो, आफ्टर वॉर, जब भी वॉर खत्म होगी, 2-3 साल जब भी खत्म होगी, आफ्टर वॉर हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अगस्त ऑफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त में आया था, हाँ, दैट इज व्हाई इट इज अगस्त ऑफर, ठीक है। दैट इज व्हाट ऑफर क्या था कि आफ्टर वॉर हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो आप कह सकते हो इन द अगस्त ऑफर ब्रिटिशर accepted the concept of constituent assembly. They actually accepted the concept of constituent assembly, but not immediately. उन्होंने कहा कि वार खत्म होगी उसके बाद हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो मीन टाइम उन्होंने कहा हम आपको अभी डोमिनियन स्टेटस देते हैं बाद में, मतलब अभी हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस वाला कंसेप्ट बहुत पुराना हो चुका भाइयों, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियंस ने ठुकरा दिया। फिर 1942 में अगेन एक मिशन इंडिया में आया, दैट इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन इंडिया में आया, इसने भी बात की कि हम आपको वॉर के बाद, आफ्टर वॉर आपको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, इसने भी यही बोला। फिर इंडियंस ने नहीं माना, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ, सर स्टिफर्ड क्रिप्स करके एक पर्सन था जिसका नाम ही था सर स्टिफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। क्लियर। अब क्या होता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसी टाइम पीरियड में ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, इसी टाइम में ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं। अब बोलोगे सर इलेक्शन का क्या लिंक है इसमें। देखो ब्रिटेन में जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है। क्या है? 2 पार्टी सिस्टम। वहां पे 2 पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव और एक है लेबर पार्टी, ठीक है। एक कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी जो है दैट इज कॉल्ड लेबर पार्टी। अपने
पहले भी सुना होगा, जो ये लेबर पार्टी है ना, ये थोड़ी सिंपैथेटिक थी टुवर्ड्स द इंडियंस, थोड़ी सिंपैथी थी इसमें, सिंपैथी थी टुवर्ड्स द इंडियंस। बट जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, इसको कोई भी सिंपैथी नहीं थी इंडिया के लिए। ये जब भी इंडिया के लिए लॉ बनाते थे कंजर्वेटिव, तो लॉ ऐसे बनाते थे कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, चाहे इंडियन को कितना भी नुकसान क्यों ना, ठीक है। और जो लेबर पार्टी लॉज बनाती थी, जब उनकी सरकार होती थी, जब वो लॉ बनाते थे, तो वो देखते थे कि उनके भी कोई राइट्स हैं, वहां पे भी कुछ चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम पीरियड में एक तो ये कंसर्न था, बताता हूं क्या, कि इन दोनों पार्टियों के इलेक्शन हुए तो लेबर पार्टी जीत गई, लेबर पार्टी का बना प्राइम मिनिस्टर, और लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, तो लेबर पार्टी पहले ही सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंडियंस थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉज लाने की कोशिश की जहां पे इंडियंस को फायदा पहुंचे, जिसमें से एक कैबिनेट मिशन प्लान आया, बहुत ही फेमस प्लान था। एट द सेम टाइम वो टाइम पीरियड ऐसा था जब यूएनओ की फॉर्मेशन हो गई थी, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूएनओ की फॉर्मेशन 1945 में हुई, वर्ल्ड वॉर के सेकंड के जस्ट बाद, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, पता है आपको, 1914 से 19 तक। और जब 19 में वर्ल्ड वॉर सेकंड फर्स्ट खत्म हुई, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाई एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन पीस एट द इंटरनेशनल लेवल, दैट इज कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। बट लीग ऑफ नेशन बनाने का मकसद जो था, मोटिव एम उसके पीछे जो था, दैट इज कि कभी फ्यूचर में वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, दैट विल बिकम अ वर्ल्ड वॉर बन जाए। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई, तो लीग ऑफ नेशन को डिसबैंड कर दिया। 1945 में जब वॉर खत्म हुई, तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज कॉल्ड यूएनओ। यूएनओ जब बनाया, तो यूएनओ का पहला ही मकसद था कि हमें पीस एस्टेब्लिश करवाना है। पीस कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? पीस तब एस्टेब्लिश कर सकते हो जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करोगे। जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, तो आप किसी को स्लेव बना के नहीं रख सकते। तो मीन्स अ प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड। वन ऑफ द फैक्टर दैट कि उन्होंने बोला कि अब हम इंडिया को आजाद कर देना चाहिए, डीकोलोनाइज कर देना चाहिए, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट हुआ लेबर पार्टी का सिस्टम। लेबर पार्टी ने क्या किया, 1946 में इंडिया में एक मिशन बना के, प्लान बना के भेजा। दैट प्लान इज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान। इट इज इन 1946 में इंडिया में आया कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। थोड़ा सा समझा लेता हूं इससे पहले। देखो, इससे पहले 1940 में, 1940 में इंडिया में दो पार्टियां थी इंपॉर्टेंट, एक थी आईएनसी और एक थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 1940 तक कांग्रेस का सपोर्ट किया, लेकिन वो अपने लिए कुछ प्रायोरिटीज ढूंढते थे। 1940 में उन्होंने सीधा बात कर दी कि हमें सेपरेट डोमिनियन चाहिए, मतलब अलग से हमें पाकिस्तान चाहिए, है ना, क्लियर। यहां जब मैं बात कर रहा हूं अगस्त सफर की कैबिनेट मिशन की, तो उस टाइम पर उनकी डिमांड चल रही थी। कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो इसने सबसे पहले रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड टू नेशन थियरी। किसको? टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया कि भैया टू नेशन थ्योरी मतलब पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग को अलग से सेपरेटली नहीं मिलेगा। उसने कहा कि इंडिया एक सिंगल डोमेन होगा, सिंगल डोमेन होगा, ठीक है ना, सिंगल कंट्री होगी। और इसके लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, हटा दो इसको, इसके लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, अ प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एक प्लान लेके आए हैं जिसमें आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी, तब हम पावर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इंडिया को डीकोलोनाइज कर देंगे। समझ गए? प्लान क्या था, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी? इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी होगी जिसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। इन पूरे मेंबर्स में से 296 मेंबर, कितने? 296 मेंबर जो होंगे वो बिलोंग करेंगे ब्रिटिश इंडिया से। याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ब्रिटिश इंडिया से। और
93 बिलोंग करेंगे, मेंबर्स बिलोंग करेंगे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, हो गए पूरे देना 639, हाँ 918, हाँ ठीक है 689। ठीक है, बता प्रिंसली स्टेट्स में उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स पता कितनी थी? 560 प्लस। अब बताओ कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ देम, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, इतनी सारी स्टेट्स थी, छोटी 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 छोटी। उस टाइम पीरियड में 562 स्टेट्स थी एग्जैक्टली प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि वो इंडिया का पार्ट जो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तुमने कहा कि 296 मेंबर जो होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, टोटल मेंबर 389 होंगे, जिसमें से 296 बिलोंग करेंगे ब्रिटिश के वो इंडिया के उस पार्ट से जो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ठीक है ना, और 93 सीट्स दी जाती हैं किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है ना, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया। कहा कि 389 सीट्स होंगी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया को दी जाएंगी, ब्रिटिश इंडिया के मेंबर से मेंबर होंगे, और 93 मेंबर जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट से होंगे। मेजॉरिटी नहीं, इंडिया का ही है ये, ब्रिटिश का कुछ नहीं है इसमें, इंडियन ही है। जिसमें मैं बात करता हूं, जैसे से सपोज बात करो, ये उस टाइम का इंडिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ना, ये उस टाइम का इंडिया है। अब इस पूरे इंडिया में से कुछ पार्ट उनके हाथ में नहीं है, जैसे ये उनका पार्ट नहीं है, जैसे ये उनका पार्ट नहीं है, जैसे ये उनका पार्ट नहीं है, कुछ साउथ में कुछ चीजें उनका पार्ट नहीं है, ये उनका पार्ट नहीं है, यहां उनका पार्ट नहीं है, ये जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं, अगर ये उनका पार्ट नहीं, बाकी सारा ब्रिटिश के डायरेक्टली कंट्रोल में है। तो जो डायरेक्टली कंट्रोल में है, जो डायरेक्ट कंट्रोल में है, ये वाला अंदर वाला पार्ट, इसको उन्होंने दे दी 296 सीट्स का होंगे, इंडियन ही होंगे, वहां पे भी इंडियन ही मेंबर बनेंगे, लेकिन वो वाले पार्ट से जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में था। अब जो बाकी बच्चे प्रिंसली स्टेट्स वाला पार्ट है, इनको उन्होंने 93 सीट्स दे दी कि तुम लोग भी अपना पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनाओगे। अदरवाइज वो चाहते तो खाली जो ब्रिटिश के कंट्रोल में इंडिया था उनको बताते तुम लोग उठो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ और फिर तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अब जम्मू कश्मीर उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट ही नहीं है, और कल को इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता उस टाइम पीरियड में, और जेएंड के एक प्रिंसली स्टेट था और जेएंड के का कोई मेंबर ही नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो क्या कल जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता? बोलता कि हम लोग उसमें है ही नहीं, तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम पे थोप रहे, तो नहीं मानता ना। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स के भी अपने मेंबर्स उसमें होंगे। कल के जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होगा, इंडिया एक यूनियन बनेगा, तब सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। समझ गए? इसमें से देखना 296 में से 4 मेंबर्स जो थे उनके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। उनके कहां से थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। और जो बाकी बच्चे 292 सीट्स जो थी वो थी प्रोविंसेस से। प्रोविंसेस मतलब समझते हो? स्टेट्स, हाँ ठीक है ना। आई थिंक 12 प्रोविंसेस थे उनके, 12 प्रोविजनल प्रोविंसेस थे उनके। चीफ कमिश्नर उनका ना, चीफ कमिश्नर सिस्टम हुआ करता था। 4 जगहें ऐसी थी, जैसे एक दिल्ली, एक बंगाल, उसको मुंबई और महाराष्ट्र। ये चार ऐसी प्लेसेस थी, चीफ कमिश्नर सिस्टम था इनका, जहां पे क्या होता था कि इनके चीफ कमिश्नर बैठते थे, ठीक है ना, मेन प्रोविंस जिनको कहते हैं। तो उनको दी 4 सीटें। बाकी उनके 12 प्रोविजनल प्रोविंसेस थे, उनको दी उन्होंने 290 सीट्स, कि यहां से 290 मेंबर्स आएंगे। ठीक है, और कहा कि ये जो मेंबर होंगे इन सबके क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। ठीक है, इन सबके इलेक्शन होंगे। मींस
these 296 members will be elected members होंगे, ठीक है ना, ये क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। और कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो किंग्स हैं वो अपने अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, वहां पे इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा होता है कि 562 प्रिंसली स्टेट्स में 93 मेंबर्स कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे, मान के चलो 1,00,000 पॉपुलेशन पे एक मेंबर होगा। अब एक स्टेट प्रिंसली स्टेट की से सपोज एक प्रिंसली स्टेट की 20,000 पॉपुलेशन है, 20 के, दूसरे की 15 के, तीसरी की 30 के, तो वैसे 5-6 स्टेट्स जब तक पूरी पॉपुलेशन 1,00,000 नहीं हो जाती, तो वैसे ही 6 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक मेंबर भेजना। अब ये कंसेंसस बैठा सकते हैं कि हम किसको भेजेंगे, किस स्टेट के मेंबर को भेजेंगे, तो वो नॉमिनेट करके अपना मेंबर आगे भेज देंगे। समझ गई बात है ना। तो नॉमिनेशन से मेंबर आगे आएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, क्या वो इलेक्टेड था या नॉमिनेटेड था, क्वेश्चन तो ये भी आया ना, आया भी है पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि वेदर इट इज एन इलेक्टेड बॉडी और नॉमिनेटेड, तो वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज पार्टली इलेक्टेड, लिख दो इसको, एंड पार्टली नॉमिनेटेड। क्लियर है ना। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टैट्स जो हमने अभी पढ़ा, फैक्चुअल सारी चीजें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 कमिश्नरेट को 389 टोटल, 296 एक साइड, 93 दूसरी साइड, 296 में से 4, 292, 93 प्रिंसली स्टेट्स को जो सारी की सारी नॉमिनेटेड होंगी, वहां पे सारी इलेक्टेड होंगी, ठीक है ना। इलेक्टेड कैसे होंगी, इलेक्टेड होंगी इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ना डायरेक्ट। मतलब एक प्रोविंसेस के अंदर जो भी उस टाइम में इलेक्टेड बॉडीज है, इलेक्टेड बॉडीज थी, मान के चलो म्युनिसिपैलिटीज थी, काफी जगहों पे लोकल जिम्मेदार सिलेक्टेड थे कि ये जिम्मेदारी करें, वो लोग आगे मेंबर चुनेंगे कि हम में से ये पर्सन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने, ठीक है। इलेक्शन हुए 1946 में, इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी बॉडी तैयार हुई, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग की। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, ठीक है। पहली मीटिंग मतलब इलेक्शन होने के बाद मीटिंग हुई, सब लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। सी एक चीज और है यहां पे, पहली मीटिंग जब हुई, ये मीटिंग को बाइकॉटेड बाई मुस्लिम लीग, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग नहीं आए। देखो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में मुस्लिम लीग भी अपने कैंडिडेट्स लेके इलेक्शन लड़ने लगा, ठीक है ना। मुस्लिम लीग को ना कोई 70 समथिंग पोस्टें सीटें मिली बस, ठीक है। जब इलेक्शन नहीं हुए थे, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो प्लान में यह था कि 2 डोमिनियन नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं बनेगा। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर दिया था कि इलेक्शन होंगे, हम सबसे ज्यादा सीटें लेके आएंगे और हमारी चलेगी सारी बातें। इलेक्शन हुए तो मेजॉरिटी सीटें किसको मिली, कांग्रेस को, और 70 तक सीटें मिली मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि सीटें तो नहीं मिली, अब हमारी सही कितनी रह जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, है ना। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पहली मीटिंग से बाइकआउट कर दिया, हमें बाइकआउट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई थी, ठीक है ना, उन्होंने आने से मना कर दिया, दे अब्सटेन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोला कि फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये 2 लोग तो पहली मीटिंग में आए नहीं, ना प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स आई और ना ही मुस्लिम लीग जो जीते थे 70 वो लोग आए। बाकी लोगों की मीटिंग हुई, ठीक है। और इस मीटिंग में इन्होंने क्या किया,
डॉक्टर सचिदा नंद सिन्हा was was declared as president of Constituent Assembly by following the French Convention. कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन इज नॉट लॉ. लॉ इज द ओनली वर्ड विच इज एक्चुअली रिटन. ठीक है ना? विच इज प्रूव्ड, रिटन, दैट इज लॉ. कन्वेंशन इज नॉट अ लॉ. कन्वेंशन होता क्या होता है? से सपोज हम ना 20 अगले पिछले हमारे दादा परदादा ऐसे करते आए हैं. मैं एक चीज बताऊं, कहां से हो आप? जम्मू से हो. एक चीज बताता हूं, आपने सुना होगा ना, यहाँ जम्मू कश्मीर की जो विसिनिटी के सोसाइटी के लोग हैं या पहाड़ के लोग हैं, वो मंदिर में बकरे काटते हैं. क्यों काटते हैं अगर पूछो ना, वो बोलते हैं कि हमारे दादाजी भी, हमारे परदादाजी भी काटते थे. तो वहां से कन्वेंशन बनी आ रही है, रीत जिसको कहते हैं. बस वो करते थे, हम भी कर रहे हैं. देयर इज नो स्ट्रांग एविडेंस की, कंक्लूसिव एविडेंस की क्यों करते हो. ठीक है ना? तो कन्वेंशन उसको कहते हैं. फ्रेंच मतलब फ्रांस में एक कन्वेंशन थी कि फ्रांस में कोई भी बॉडी बनती थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के 10-15 लोग इकट्ठे हुए, एनजीओ खोल दिया, 10-15 लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने से सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दी कोई, है ना? अब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होता था ना, मुखिया मतलब प्रेसिडेंट, चेयरमैन, तो वो किसको बनाते थे? उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन होता था, बूढ़ा, सबसे एज्ड, उसको उसका प्रेसिडेंट बना देते थे. समझ गए बातें? मतलब गांधीनगर वाला जो, मान के चलो ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ की अपनी इनकी एक सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई. ठीक है? फ्रांस में मान के चलो ऐसे कोई स्पेस है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई. उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन बनेगा? जो उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा बंदा होगा. इट इज कॉल्ड फ्रेंच कन्वेंशन कि ओल्डेस्ट पर्सन विल बिकम द लीडर ऑफ द बॉडी. ठीक है? Hence, the Constituent Assemblies, in the first meeting of Constituent Assembly, the member of the Constituent Assemblies followed the French Convention. Hence, they made Dr. Sachindanand Sinha as his president. Means he is the oldest man of Constituent Assembly. है ना? दो चीजें बाहर आ गई, क्वेश्चन दोनों निकल गए. ठीक है? But he was not the permanent chairman. बाद में उन्होंने चेंज कर दिया. कब किया चेंज? Just after 2 days. It is 9th December ना? Then 11th December 1946 को क्या हुआ? They declare Dr. Rajendra Prasad as the president of Constituent Assembly. ठीक है? And H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya as vice president of Constituent Assembly. Means the Constituent Assembly has one chairman or the president, that is Dr. Rajendra Prasad. Initially Dr. Sachindanand Sinha was selected as the chairman by following the French conventions. After 2 days, in another meeting, they elected Dr. Rajendra Prasad as the president of the Constituent Assembly and followed by 2 vice presidents, H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya. Clear? Hence, the Constituent Assembly has 2 vice presidents or vice chairmen. नहीं, इनको इलेक्ट किया. ठीक है ना? पहली मीटिंग जो थी, मीटिंग जब होगी तो देखो यार, मेरी बात सुनो. 10 दोस्त इकट्ठे होते हो, बात करो, किसी पर्टिकुलर बात पे घूमने चले जाओगे. से सपोज आपके पास एक ऑप्शन होगा ना कि आप में से कोई एक लीडर हो, कम से कम
हर एक चीज मैनेज बात वो करे, बेशक तुम भी रजामंदी दो अपनी, लेकिन बात वो करे, है ना। होता है ना, ऐसा नॉर्मली होता है। तो इसीलिए पहला जब मीटिंग हुई फर्स्ट, तो उनमें उनके बीच में एक तो बंदा होना चाहिए था जो लीड कर रहा हो मीटिंग को, दैट वाज सचिंद्र सिन्हा। Later, after 2 days, they elected another person, the permanent president of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, and 2 vice president, कि अगर एक ना हो दूसरा चलेगा, दूसरा ना हो दूसरा होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? इतना रखते हैं आज के लिए, कल हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरी और क्लास है, ठीक है। वीटी कृष्णमा, KRISHNAMA, कृष्णमाचार्य, ठीक है।